सभी को नमस्कार। आज के सेशन में हम लैब असिस्टेंट की जो टेस्ट सीरीज हमने आज से शुरू की है। लैब असिस्टेंट जो नवंबर माह में जिसकी परीक्षा तिथि संभावित है, उस परीक्षा को लेकर हमने एक शेड्यूल प्लान तैयार किया है, जो कि ठीक 3 महीने का शेड्यूल प्लान हमारा रहेगा। और ये प्लान लगभग जुलाई में जाकर कंप्लीट होगा और जुलाई से फिर हम एक और नई जो सीरीज है वो आगे शुरू कर देंगे। तब तक इसके अंतर्गत हमने कुल 13 टेस्टों की एक टेस्ट सीरीज रखी है, जिसका आपको विद वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल रहेगा। किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं लैब असिस्टेंट के अंदर, एग्जाम के अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 100 प्रश्न आपके इस पेपर में आते हैं। और इस पेपर में 100 जो प्रश्न है उसमें हम बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों को मिलाकर हर संडे को आपका ये टेस्ट रहेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों में संचालित है। ऑनलाइन में आप यदि लेना चाह रहे हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है एग्जाम हेल्प सूरतगढ़, उसको आपको डाउनलोड करना है। ऑफलाइन यदि आप देना चाहें तो आप सूरतगढ़ के अंदर पर ऑफलाइन बेस्ड टेस्ट सीरीज का लाभ ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा पेपर हुआ, जिसके अंतर्गत 35 प्रश्न आपके बायो के, 35 प्रश्न आपके केमिस्ट्री के, 30 प्रश्न आपके थे फिजिक्स के। इससे पहले हम जो केमिस्ट्री का वीडियो सॉल्यूशन है वो देख चुके हैं। अभी हम शुरू करेंगे बायो के जो 35 प्रश्न है किस प्रकार के पूछे। प्रश्न नंबर 1, या जिसको हम 66 प्रश्न नंबर से शुरू करेंगे, कि स्तंभ, यहाँ जो हमारे टॉपिक थे वो थे प्लांट टेक्सोनोमी, जिसके अंतर्गत हम आपका ब्रायोफाइट, आपका टेरिडोफाइट, आपका जिम्नोस्पर्म, आपका सेवाल, आपका कवक, ये टॉपिक आते हैं। इसके साथ था प्लांट एनाटॉमी में आपकी द्वितीयक वर्दी और उत्तक, जिसे प्लांट टिश्यू कहते हैं। ये सारे टॉपिक आज के टेस्ट में थे इस शेड्यूल के अंदर। तो इसके जो प्रश्न है 35 प्रश्न इस प्रकार का आपको तैयार करने, और आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर निकालें जब भी इस प्रकार की इसका जो आधार है मैंने केवल एनसीईआरटी बेस ही रखा। एनसीईआरटी को आप यदि अच्छे से तैयार कर लेते, 11वीं 12वीं की जो एनसीईआरटी बुक है उनको आप अच्छे से तैयार कर ले, तो निश्चित रूप से आप इस परीक्षा को बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनेंगे उसकी मैंने भी बुक निकाल रखी है, जिसमें बायो और केमिस्ट्री दोनों अलग अलग बुक्स हैं, वो आप ले सकते हैं। और उसके लिए जब भी आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालें तो उससे पहले जैसे आपने थ्योरी पढ़ ली तो उसके आप उस संख्या में ऑब्जेक्टिव प्रश्न 30-40 आप निकाल लें, ताकि आपको पता चले कि वास्तव में जो प्रश्न है वो किस प्रकार के पूछे जा रहे। शुरू करते हैं। स्तंभ फर्स्ट व स्तंभ सही सेकंड का सही मिलान कर कूट का आपको, गलत कूट का आपको चयन करना था। इस प्रकार के प्रश्न, क्योंकि लैब असिस्टेंट में जो भी अभ्यर्थी शामिल होते हैं वो नए भी होते हैं, कुछ फ्रेशर बच्चे भी हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न की जो शैली है उसको आपको समझना है कि गलत पूछ रहा है या आपको सही पूछ रहा है जब भी आप देखें। अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ 2 कूट इन्होंने बना रखे, 2 स्तंभ बना रखे हैं, फर्स्ट और सेकेंड। अब इसमें करना क्या था आपको कि गलत का चयन करना था। जैसे हम पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम को जब हम देखते हैं तो इसको हम ग्रीन मोल्ड कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ साथ एस्परजिलस है, उसको हम ब्राउन मोल्ड कहते हैं, ये भी सही बात है। इसके साथ साथ इसको हम ब्लैक भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह न्यूरोस्पोरा है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक मोल्ड कहते हैं। इसी तरह पेजिया है, उसको हम कप फंजाई कहते हैं। अब इनमें से आपका जो एक उत्तर बिल्कुल गलत होना था, जो न्यूरोस्पोरा है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक कभी नहीं कहेंगे। न्यूरोस्पोरा को हम क्या बोलेंगे, या तो आप बोलेंगे रेड या आप बोलेंगे पिंक, ये दोनों नाम इसके लिए हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके कवक है, इसमें कवक की बात कर रहा हूं। कवक की जो क्लास है जब हम देखते हैं तो हम आप क्लासिफिकेशन आपने सामान्य एनसीईआरटी के अंदर भी देखा होगा कि 4 क्लासों में इसको मुख्य रूप से विभक्त किया गया है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। यहां से जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं जो इकोनॉमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, जिससे कोई इकोनॉमिक फायदा हमें हो रहा हो, कोई विशेष उत्पाद जिससे बन रहा हो, या इसका कोई विशेष नाम हो, या वो संरचना कोई वो जो क्लास है विशेष लक्षण लिए हो। आगे हम ऐसी क्लास भी देखेंगे सवाल के अंदर, जो हमारे दैनिक जीवन में काम आ रहा हो, ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है। या कोई विशेष रोग उत्पन्न कर रहा हो, ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है। या उसकी विशेषता ऐसी हो सकती है कि उसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जा रहा है, लैंगिक जनन नहीं पाया जा रहा, इस प्रकार की कोई विशेषता हो, उसको लिए हुए कोई एग्जाम्पल हो तो उसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है वो सारे आपको पढ़ने। अब ये जो नाम दे रखे हैं यहां आपको दे रखे हैं कवक और इसके अन्य नाम, जैसे पेनिसिलियम है आपको ग्रीन मोल्ड कहेंगे, एस्परजिलस उसको ब्राउन या ब्लैक मोल्ड कहेंगे, न्यूरोस्पोरा है जिसे पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है, इसे हम कहेंगे रेड या पिंक मोल्ड, तो ये भी सही है।
ये गलत है, क्योंकि न्यूरोस्पोरा का यहाँ आपका क्या दे रखा है, ब्लैक मोल्ड दे रखा है। ब्लैक मोल्ड तो हम किसको कहते हैं, एस्परजिलस को कहते हैं। टेजिया एस्कोमाइसेटिज की एक कवक है जिसको हम कप फंजाई कहा जाता है। तो 3 नंबर है उसका उत्तर है जो आपका क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। तो आपको मुख्य मुख्य जो एग्जाम्पल है इसको आप बार बार थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, 3-4 बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न गलत नहीं होंगे। लेबर असिस्टेंट पुराने जब आप पेपर देखते थे ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो आपको इनको ध्यान में रखना। प्रश्न नंबर 67, कवक के किस वर्ग में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है तथा उसके स्थान पर पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जब हम कवक पढ़ते हैं, तो मैंने अभी बात की थी कवक के अंदर, कवक वे शॉर्टली मैं थोड़ा सा बताऊं तो कवक वे एक तरह से पादप हैं जिनके अंदर, या वे प्राणी हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है, जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है मुख्य रूप से। इनका जो भोजन पदार्थ है वो आपका ग्लाइकोजन होता है, मुख्य रूप से ग्लाइकोजन के संचित भोज्य पदार्थ इनका ग्लाइकोजन होता है। इसके साथ साथ इसका जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये कई प्रकार के कवक हैं। मर्तोपजीवी भी हो सकते हैं कवक, जो मर्त कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं, मर्तोपजीवी कवक कहलाते हैं। कई प्रकार के कवक हैं। इसके अलावा मुख्य लक्षण इसमें देखें तो इसकी जो 4 क्लासेज हैं, फाइकोमाइसेटीज है, एस्कोमाइसेटीज है, बेसिडियोमाइसेटीज है और ड्यूटेरोमाइसेटीज है, ये 4 क्लास। इन 4 क्लास में से जो आपकी ड्यूटेरोमाइसेटीज है, मैंने चारों क्लासों के यहाँ नाम लिख रखे हैं, ये 4 इनकी क्लासेज है। इस प्रकार इसका जो वर्गीकरण किया गया, तो जो ड्यूटेरोमाइसेटीज है इसके अंतर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन आपका क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है, लैंगिक जनन इनमें नहीं पाया जाता। इसके स्थान पर क्या पाया जाता है, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो ये क्लास कई बार पूछ ली जाती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, ऐसी कौन सी क्लास है कवक की। बिल्कुल एनसीईआरटी में आपकी लाइन दे रखी है, कौन सी क्लास है, पैरास ड्यूटेरोमाइसेटीज क्लास है जो आपकी लैंगिक जनन जिनमें एब्सेंट होता है। तो उत्तर नंबर 4 इसका आपका सही होगा। इसके एग्जाम्पल आप 2-2, 3-3, मुख्य रूप से आपसे कहीं भी एग्जाम्पल नहीं याद हो रहे तो आप एस्कोमाइसेटीज के एग्जाम्पल तो आप बिल्कुल ना छोड़ें। और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको कई जगह दे रखी है, जैसे बेसिडियोमाइसेटीज की बात करेंगे तो वहां एक तो ब्रेकेट फंजाई दे रखी है, एक आपका मशरूम दे रखा है। आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा देखेंगे तो आपसे पूछ लेता है कई बार कि मशरूम या आपकी जो ब्रेकेट फंजाई है वो किस कवक क्लास का हिस्सा है, तो आप बताएंगे जो आपका है बेसिडियोमाइसेटीज क्लास का हिस्सा है, ब्रेकेट फंजाई। और आपकी मशरूम, मशरूम आपने देखा होगा जो सब्जी वगैरह में यूज करते हैं, विसेले मशरूम है, स्वादिष्ट मशरूम है, ऐसे एग्जाम्पल भी आपको थोड़े से ध्यान रखने। तो एग्जाम में कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो आप इसका जो उत्तर होगा वो हमारा उत्तर होगा क्या, 4 नंबर, ड्यूटेरोमाइसेटीज। चाय कॉफी, ये प्रश्न भी आया हुआ है, चाय कॉफी की पत्तियों पर सवाल का प्रश्न है। सवाल की जब हम बात करते हैं तो आप सबको पता है कि जिनके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल डी है, क्लोरोफिल ए है। इसके अलावा इनकी जो संचित भोज्य पदार्थ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, चल संरचना है, इस आधार पर सवाल की 3-4 क्लासें मुख्य रूप से हम देखते हैं, जिसके अंतर्गत हमारी जो पहली क्लास है वो आती है क्लोरोफाइसी, दूसरी क्लास हमारी आती है फियोफाइसी, तीसरी क्लास रोडोफाइसी, जेंथोफाइसी और युग्लिनोफाइसी और आपकी मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी। ये मुख्य रूप से 4-5 क्लासेज हैं जो आपकी चलती है। और आपकी एनसीईआरटी में तो केवल 3-4 क्लासों के नाम दे रखे हैं। एक तो आपका दे रखा है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, एक आपका दे रखा है फियोफाइसी, एक आपका दे रखा है रोडोफाइसी। अब इनको समझे क्यों दे रखा है। क्लोरोफाइसी का मतलब है कि ये हरे शैवाल हैं, फियोफाइसी का मतलब है ये भूरे शैवाल हैं, और रोडोफाइसी का मतलब है ये लाल शैवाल हैं। तो ये आपके शैवाल मुख्य रूप से 3 क्लासें आपकी दे रखी है। एक आपकी जो ऐसे शैवाल है जिनके लक्षण आपके, हालांकि इसको मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, साइनोफाइसी जो साइनोबैक्टीरिया की क्लास है, और आजकल इसको इसके लक्षण शैवाल से मिलते जुलते थे, इस कारण इसको शैवाल में शामिल किया गया था। साइनोफाइसी या इसको क्या कहते हैं, मिक्सोफाइसी कहते हैं। एक उसके शैवाल इसमें मुख्य रूप से आती है। देखो
अब क्लोरोफाइसी का मतलब है कि ऐसी शैवाल जिसके अंतर्गत जो वर्णक है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, वो आपका क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, बी पाया जाएगा, बीटा कैरोटीन पाया जाएगा, ये आपके क्लोरोफाइसी में आएंगे। फियोफाइसी ऐसी शैवाल जो भूरी शैवाल है जिनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाएगा और बीटा कैरोटीन पाया जाएगा, जिनमें भूरा रंग जो है वो फ्यूकोजेंथिन के कारण होता है। रोडोफाइसी ऐसी क्लास है जिनके अंतर्गत लाल शैवाल जिसको कहते हैं क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, क्लोरोफिल डी पाया जाएगा और फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन, जिसमें फाइको आर इरिथ्रिन जो है वो पाया जाता है इसके अंतर्गत, इस कारण इसका रंग लाल होता है। इसके अलावा इसमें जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो आपका फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। आगे हम बात करेंगे इसकी विस्तार से। मेरा कहने का मतलब है कि आपको बाहरी स्ट्रक्चर इसकी पता होना चाहिए कि सवाल है क्या, और इसको पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी की बुक आप सफिशिएंट है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं और ऑब्जेक्टिव निकाल लेते हैं, तो निश्चित रूप से उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। चाय कॉफी की पत्तियों में पाए जाने वाले परजीव शैवाल सिफेलुरोस जिसको कहते हैं, ये आपका जो सवाल है कहां पर, किस प्रकार का सवाल, यान कंफ्यूज हो जाते हैं। सब प्रश्न आया भी हुआ है शायद लैब के अंदर, उन्होंने देखो यहां ऐसे प्रश्न देखते ही हम ज्यादातर क्या करते हैं, लाल सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ये जो लाल सवाल नहीं है, ये एक प्रकार का आपका ग्रीन एल्गी है, हरा सवाल है। ऐसा प्रश्न आ सकता है, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट कोई रोग हो, इंपॉर्टेंट चीज यदि है, ज्यादा इकोनॉमिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो वहां से प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो ये प्रश्न का उत्तर आपका होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 69 शैवालों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार संश्लेषी वर्णकों व उनके संबंधित शैवाल के जोड़ों का सही मिलान कर गलत कूट का चयन कर। ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्योंकि शैवाल का जो क्लासिफिकेशन है, शैवाल का जो वर्गीकरण है, वो आधार उसका क्या है, वर्णक है। उसका आधार क्या है, वर्णक है। उन वर्णकों के आधार पर शैवालों को मुख्य रूप से इन क्लासों के अंदर बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और मिक्सोफाइसी। क्लोरोफाइसी की बात करूं तो यहाँ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है और बीटा कैरोटीन होता है। फियोफाइसी की बात करूं तो क्लोरोफिल ए, सी और बीटा कैरोटीन होता है। रोडोफाइसी की बात करें क्लोरोफिल ए और डी फाइकोइरिथ्रिन होता है, और मिक्सोफाइसी की बात करूं तो क्लोरोफिल ए और ई होता है। अब हम इनको देखें, अब ये कह रहा है कि इधर तो आपका सवाल वर्ग दे रखा है और इधर आपके वर्णक दे रखे। हमें ये पता है कि क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सार्वत्रिक या यूनिवर्सल पिगमेंट है जो कि हर सवाल के अंदर पाए जाएंगे। तो इसके आधार पर आप ये नहीं बता सकते कि ये है या नहीं है, क्योंकि इसका जो आधारभूत स्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, उसमें ये हमेशा विद्यमान रहते हैं कि क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन आपका हमेशा विद्यमान रहेगा, हमेशा आएगा। तो इस चीज को तो आप इस आधार पर आप ये नहीं पहचान सकते क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन यदि दे रखा है तो ये आपका सब में प्रेजेंट रहेगा, तो इस आधार पर आप वर्गीकरण नहीं कर सकते। क्लोरोफाइसी की हम बात कर रहे हैं, देखते हैं। क्लोरोफिल ए और बी बीटा कैरोटीन बिल्कुल सही है, इसके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बी पाया जाता है और बीटा कैरोटीन सब में आएगा ही। फियोफाइसी के अंदर हम देखते हैं तो क्लोरोफिल ए भी आता है, क्लोरोफिल सी भी आता है और बीटा कैरोटीन भी आता है, और जेंथोफिल के रूप में फ्यूकोजेंथिन भी आता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। रोडोफाइसी की हम बात करें, क्लोरोफिल ए आता है और डी भी आता है, बिल्कुल राइट है। रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए भी होता है और डी भी होता है। अब हम बात करें मिक्सोफाइसी, या जिसको हम साइनोफाइसी, या जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इस आधार पर यह भी एक सवाल की क्लास थी जो कई बार शामिल कर रखी है, कई बार नहीं भी है, लेकिन प्रश्न आएगा तो इस आधार पर आ सकता है कि मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी क्लास के अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया शामिल किए गए। अब इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल ए भी होगा और ई भी होगा, क्लोरोफिल ए भी होगा और क्लोरोफिल ई भी होगा, लेकिन ई नहीं होगा क्योंकि ई क्लोरोफिल ई जेंथोफाइसी में आता है। क्लोरोफिल ई जो है, ए सार्वत्रिक वर्णक है, मैंने बताया था, इस आधार पर आप वर्गीकरण नहीं कर सकते। ई शब्द जो है, ई वर्णक जो है, ई पिगमेंट जो है, वो आपका आता है जेंथोफाइसी में। किसमें आता है, जेंथोफाइसी में। तो ये इसका बिल्कुल गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल गलत आंसर है इसके अंतर्गत, क्योंकि इसके अंदर ई ने आके क्या आएगा, क्लोरोफिल बी लिख सकते हैं। साइनो ये देखो फाइकोरिथ्रिन है, फाइकोसाइनिन सी, जैसे आर यदि लग रहा है आर फाइको इरिथ्रिन, ये यदि शब्द हो, ये तो आपका किस में आता है, आर लगे तो रोडोफाइसी में, मतलब लाल सेवाल में अंदर, और सी लग जाए तो वो किस में आता है, साइनोबैक्टीरिया में। तो ये आपका क्या आएगा, 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखो, इस चीज को सरल समझने में, सरल भाषा में समझने के लिए मैंने एक टेबल बना रखी है। इस टेबल के आधार पर आप आराम से इस सवाल को, इस टेबल के माध्यम से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इससे बाहर आपको सवाल में बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
चाहे आप कुछ भी पढ़ें इसके अंदर। देखो मैंने जैसे इसके अंतर्गत आपका दे दिया, देखो मैं ये देख रहा हूं कि पहला मैंने यहां दिया है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का मतलब है हरे सेवाल, दूसरा मैंने भूरे सेवाल, तीसरा मैंने पीले हरे जिसको जेंथोफाइसी कहते हैं, चौथा रेडोफाइसी और पांचवा आपका मिक्सोफाइसी या नील हरी सेवाल या साइनोफाइसी। ये मैंने क्लास दे दी। अब इसको समझने के लिए हमने, जब भी एग्जामिनर जो प्रश्न बनाएगा वो इस आधार पर बनाएगा, या तो वर्णक के बारे में आपसे पूछेगा, या आपको संचित भोजन के बारे में पूछेगा, या आपको कसाबिका के बारे में पूछेगा, मतलब इनमें चल संरचना किस प्रकार की, या आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या आपसे उदाहरण आपको मुख्य रूप से एनसीईआरटी के ध्यान में रखने। अब मैं देखूं क्लोरोफाइसी की मैं बात करूं, या वर्णक आपके हमेशा एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सार्वत्रिक वर्णक या यूनिवर्सल पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन होता है। तो यहां हम देखें तो बीटा कैरोटीन तो है ही है, इसके साथ साथ क्या है, क्लोरोफिल ए और बी भी है, क्लोरोफिल ए भी है। संचित भोजन, मुख्य रूप से आपका जो संचित भोजन शैवाल के अंदर यूनिवर्सल रूप से हम बात करें तो वो होता है स्टार्च, और कवक के अंदर क्या होता है, काइटिन, सॉरी कवक के अंदर होता है ग्लाइकोजन, मंड जिसको बोलते हैं स्टार्च या मंड। ग्लाइकोजन आपका किस में आता है, कवक के अंदर। अब यहां देखिए हम स्टार्च या मंड, स्टार्च, लेकिन सभी में स्टार्च नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं रेड एल्गी की, आपसे पूछेगा लाल शैवाल में संचित भोजन है तो आप लिखोगे फ्लोरिडियन स्टार्च, जो एक प्रकार का स्टार्च है लेकिन एक विशेष प्रकार का स्टार्च है, उसका नाम होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। इसी तरह आपसे पूछेगा कि आप बताइए साइनोफाइसी में या मिक्सोफाइसी में या ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर संचित भोजन क्या है, तो आप लिखोगे साइनोफाइसियन स्टार्च। क्या लिखोगे, साइनोफाइसियन स्टार्च। इसी तरह आपसे पूछेगा फियोफाइसी में, तो आप बताओगे मैनिटोल और लेमिनेरिन। मैनिटोल और लेमिनेरिन कार्बोहाइड्रेट के घटक हैं, मैनिटोल और लेमिनेरिन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको अलग अलग ध्यान रखिए। इसी तरह आपसे पूछेगा जैसे जेंथोफाइसी है तो उसमें क्या होगा, ऑयल या तेल संचित भोजन के रूप में होता है। तो ये चीजें आपको क्लियर करनी जरूरी है। देखो मैंने लिख रखा है मैनिटोल और लेमिनेरिन। इसी तरह तेल किसके रूप में है, जेंथोफाइसी में। फ्लोरिडियन स्टार्च आपका लाल शैवाल में, और साइनोफिसियन स्टार्च आपका किसके अंतर्गत है, मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी में। ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। और ये ऑप्शन में नहीं हो, ऑल ओवर सीधा स्टार्च, आप सबको पता है कि स्टार्च संचित भोजन होता है। कसाबिकाएं, सबके अंदर चल संरचना पाई जाती है या नहीं। अब आपसे ये नहीं पूछेगा समान है असमान है, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि चल संरचना अनुपस्थित है या पाई जाती है। तो एकमात्र क्लास है, दो क्लासें इसकी ऐसी है जिसके अंतर्गत चल संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। एक तो आपकी है रोडोफाइसी, एक आपकी है मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी। ये आपकी चल संरचना रोडोफाइसी में भी एब्सेंट है और इसमें भी एब्सेंट है। मतलब आपकी लाल शैवाल के अंदर और नील हरी शैवाल के अंदर चल संरचना क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब लैंगिक जनन की मैं बात करूं तो लैंगिक जनन आप में दो प्रकार का हो सकता है। मुख्य रूप से लैंगिक जनन एब्सेंट है। प्रश्न ये आता है कि लैंगिक जनन किस में एब्सेंट है, तो हमें पता है एकमात्र क्लास है मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी, जिसके अंतर्गत लैंगिक जनन क्या होता है, एब्सेंट होता है, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपसे कवक की बात करें तो हमने देखा ही था ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन एब्सेंट होता है। अब हम चले उदाहरण के रूप में, तो यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला और स्पाइरोगारा ये आपके क्लोरोफाइसी के से उदाहरण है। लेमिनेरिया है, सार्गेसम है, फ्यूकस है, ये आपका किसका है, फियोफाइसी का है। पोलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम आपका किसका है, रेड एल्गी का है। एनाबिना नॉन स्टॉक आपका किसका है, मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी का उदाहरण है। तो ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में आए तो आप आराम से सही कर सकते हैं। तो इस सारणी को आप निश्चित रूप से पढ़ लेते हैं तो आधा सवाल आपका यहां से कवर हो जाएगा, जो कि मैंने मेरी किताब के अंदर भी अच्छे तरीके से समझा रखा है, वहां से भी आप अच्छे से देख सकते हैं। अब इनको करने के लिए क्या करना है, आप एनसीईआरटी, क्योंकि आपका जो लेब असिस्टेंट का लेवल है, ग्रेड सेकंड में हम जरूर आपको बताते हैं कि आप बीएससी वाला पढ़ें वो पढ़ें, लेकिन लेब असिस्टेंट में मेरे आइडिया से आप यदि निश्चित रूप से एनसीईआरटी को भी ढंग से कवर कर लेते हैं तो आपका 90% सवाल गलत नहीं होगा, ऐसा आप मान के चले, क्योंकि पीछे के पेपर आपने देखे हैं तो एनसीईआरटी बेस ही प्रश्न पूछे जा रहे। अगला प्रश्न, ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। अब ब्रायोफाइटा की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि हमने जो शुरुआत की कवक से की, कवक के बाद हम शैवाल की ओर बढ़े, शैवाल के बाद हम ब्रायोफाइटा की तरफ गए, ब्रायोफाइटा से हम टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से हम जिम्नोस्पर्म और आजकल एंजियोस्पर्म, मतलब आधुनिकता की ओर बढ़ते गए, जीरो से आगे की ओर। जैसे अब ब्रायोफाइटा में सम्मिलित किए गए हैं, ब्रायोफाइटा वे पादप हैं जिनके अंदर मुख्य पादप जो है, मुख्य पादप काय है आपको पता है प्लांट दो तरह के होते हैं, या तो स्पोरोफाइटिक बीजाणुविद होगा या आपका गेमेटोफाइटिक या
आपका युग्मकोद्भिद होगा। तो ब्रायोफाइटा के जो पादप हैं वो युग्मकोद्भिद अर्थात अगुणित पादप शरीर पादप काय वाले होते हैं। गैमेटोफाइटिक इनका मुख्य पादप काय होता है, पादप शरीर होता है। और ब्रायोफाइटा ऐसे पादप है जिनके अंदर सहवन उत्तक वेस्कुलर बंडल या हम बोलें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है। इसीलिए इन पौधों की जो हाइट है वो छोटी होती है, नम और छायादार स्थानों पर ये पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत जाइलम फ्लोएम की आवश्यकता इसलिए नहीं होती कि उनकी ज्यादा हाइट नहीं होती है। पादप पानी शरीर या पानी भोजन जो है ये आसानी से सीधे बिना जाइलम फ्लोएम के भी प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा अब इनकी जो क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप एनसीईआरटी में देखोगे तो लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मोस, हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, 3 क्लासें इनकी है। आप देखते हैं कि हिपेटोकोप्सिडा, ये क्लास आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी, हिपेटिकोप्सिडा है, एंथोसिरोप्सिडा है, हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। अब ब्रायोप्सिडा का मतलब है मोस, क्या है? मोस। एंथोसिरोप्सिडा का मतलब है, देखो हिपेटिकोप्सिडा है जिसको हम क्या कहते हैं? लीवरवर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवरवर्ट, मतलब लीवर की आकृति का होता है। ये हॉर्नवर्ट मतलब सींग की आकृति का होता है, हॉर्न की आकृति का होता है, हॉर्नवर्ट कहते हैं। लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मोस ये इनके अन्य नाम है। तो इस पर भी कई बार प्रश्न एनसीईआरटी में चीजें दे रखी है, तो आपको थोड़ा सा इनके नाम पर भी ध्यान में रखना है। ब्रायोफाइटा में सम्मिलित किए जाते हैं। अब देखो ब्रायोफाइटा के अंदर हमने देखा है कि मोस्ट, इसकी जो तीसरी क्लास है, एडवांस क्लास है, सबसे लास्ट और आधुनिक क्लास है, जिसको हम क्या कहते हैं? मोस कहते हैं। मोस आपका किसमें है? ब्रायोफाइटा में शामिल है। क्लबमोस, फर और हॉर्स्टेल। क्लबमोस आपका किसमें आता है? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। जब हम टेरिडोफाइटा देखते हैं तो टेरिडोफाइटा में हिपेटिकोप्सिडा, सॉरी साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और फर्न। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और फर्न। तो साइलोप्सिडा जो है वो आपकी क्लबमोस है, सॉरी साइलोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा है, स्पिनोप्सिडा, ये सारी क्लास किसके अंतर्गत आती है? टेरिडोफाइट के अंतर्गत आती है। तो आपका क्लबमोस किस में आएगा? टेरिडोफाइटा में आएगा। हॉर्स्टेल भी किस में आएगा? टेरिडोफाइटा में आएगा। फर्न भी किस में आएगा? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आएगा। तो ये तीनों आपके किस में शामिल हैं? टेरिडोफाइटा में। 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। एक बार आपके नवीनतम है, नए है, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिसको छोड़ना नहीं है, प्रश्न बन सकता है। इसका उत्तर आपका होगा केवल 1, क्योंकि ब्रायोफाइटा में सम्मिलित केवल क्या है? मोस है। इन तीनों को हमने ब्रायोफाइटा में शामिल नहीं किया गया, आपके किस में आते हैं? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर नंबर 1 इसका आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, केवल 1। अगला प्रश्न है, पादपों में चूर्णिल आसिता रोग, पाउडरी मिल्ड्वी, पाउडरी मिल्ड्वी रोग किससे होता है? चूर्णिल आसिता जो रोग है, हमें ये पता है ये कवक से होने वाला रोग है, और कवक की एक कवक का नाम है इरिसिफी। इरिसिफी मुख्य रूप से शायद एस्कोमाइसेटीज का सदस्य है इरिसिफी, वहां से ये रोग आपका ज्यादातर होता है, जिसे हम चूर्णिल आसिता रोग कहते हैं। पाउडरी मिल्ड्वी मतलब कई बार आपने देखा होगा फसलों के अंदर चूर्ण बन जाता है, फसलों का जो पौधे हैं उनके बीज हैं या अन्य जो ऑर्गन्स हैं उनमें चूर्ण के रूप में होता है, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है चूर्णिल आसिता या पाउडरी मिल्ड्वी रोग। 1 नंबर उत्तर आपका इसका बिल्कुल राइट होगा। 72 अच्छा प्रश्न है, कीट भक्षी कवक। अब हमें यह पता है कि कीट भक्षी का मतलब है ऐसे कवक जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खा जाते हैं, कीटों को खत्म करते हैं, कीटों को खाते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कीट भक्षी कवक कहलाते हैं। कीट भक्षी कवक कहलाते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो कीट भक्षी कवक का उदाहरण है, तो आपके 2 एग्जाम्पल यहां दे रखे हैं, आर्थ्रोबोट्रिस एंड डेक्टाइलेला। डेक्टाइलेला और आर्थ्रोबोट्राइटस, आर्थ्रोबोट्राइस और डेक्टाइलेला दोनों एग्जाम्पल आपके क्या हैं? कीट भक्षी कवक के उदाहरण है। कीट भक्षी कवक के उदाहरण है। 1 नंबर और 2 नंबर उत्तर आपका सही होगा। किस में आते हैं? ये कीट भक्षी कवक के अंतर्गत आते हैं। यहां से प्रश्न आ सकता है कि विशेष है क्योंकि कीटों का भक्षण करने वाले कवक है। जैसे एक प्रश्न पहले भी आया हुआ है कि गोबर पर उगने वाली कवक कौन सी है? डग फंजाई जिसको कहते हैं वो कौन सी है? वो भी कोप्रीफिलस जिसको कहा जाता है।
कोप्रीफिलस। तो ऐसा प्रश्न भी आया हुआ है, तो ये भी आ सकता है कि कीट भक्षी कवक उदाहरण है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कीट भक्षी कवक में दोनों उदाहरण आपको ध्यान रखने, आर्थ्रोबोट्राइटस और डेक्टाइल। इस यूनिट के अंदर मुख्य रूप से जैसे हम प्लांट टेक्सोनोमी की बात करें या एनिमल, प्लांट टेक्सोनोमी में हम आपको बताया कि शैवाल, कवक, ये चीजें पढ़ते हैं। एनिमल के अंदर हम नॉन कोर्डेटा, कोर्डेटा वो पढ़ेंगे। तो यहाँ थोड़े से एग्जाम्पल हैं, लेकिन एग्जाम्पल को इग्नोर करते हुए इनके जो महत्वपूर्ण लक्षण है उन पर ज्यादा फोकस करना है। एनसीईआरटी बेस्ड जो एग्जाम्पल है उनको हमें याद भी करना है, क्योंकि यहाँ से खूब प्रश्न आजकल आ रहे हैं। जैसे लैब की मैं बात करूं तो यहाँ 35% बायो के लगभग पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ज्यादातर आपके प्लांट टेक्सोनोमी और एनिमल टेक्सोनोमी एक बड़ा पार्ट है बायो का। इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, कुछ एक यूनिटें हैं जो काफी बड़ा कवर कर रही है। तो वहां से प्रश्न भी 2-2, 3-3 हर यूनिट से आते हैं। तो यहाँ से भी संभावना है 2 प्रश्नों की पूरी यूनिट से, एक आपका प्लांट एनाटोमी से भी। तो ये सिलेबस के अंदर मैंने एक जगह कर दी है शेड्यूल के अंदर। तो ये पूरा जो शेड्यूल हमारा है बायो का, जो 3 प्रश्नों का शेड्यूल है, 3 से 4 भी पूछे जा सकते हैं। मान के चले अब 4 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं कवक द्वारा होने वाले रोग व संबंधित कवक का मिलान करते हुए गलत कूट का चयन करना है। इधर आपके कवक के नाम दे रखे हैं और उनसे होने वाले रोग दे रखे हैं। तो कवक की मैं बात करूं तो यहाँ आपका पहला कवक दे रखा है अल्टरनेरिया सोलेनाई। जब हम क्लास कवक की देखते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, हम ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास की ओर जब बढ़ते हैं तो वहां हमारा एक आता है अल्टरनेरिया सोलेनाई। इससे रोग हमारा कौन सा होता है? ईयरली ब्लाइंड ऑफ पोटैटो, बिल्कुल सही है। सीरोस्पोरा पर्सिनोटा, मूंगफली के अंदर जो टिक्का डिजीज होता है, जिसको हम टीका रोग कहते हैं मूंगफली का, ये आपका किससे होता है? सीरोस्पोरा पर्सिनोटा से होता है। कोलेट्राइकम फेल्कुलेटम, रेड रोट ऑफ शुगर केन, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे पूछा जा सकता है रेड रोट ऑफ शुगर केन। तो ये आप भी प्रश्न ध्यान में रखेंगे, ऐसा प्रश्न भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे। कोलेट्राइकम फेल्कुलेटम, रेड रूट ऑफ शुगर केन, आपने देखा होगा गन्ने में धारी रोग जो हो जाता है वो भी इससे संबंधित है। क्लेविसेप्स परप्यूरा, ये इंपॉर्टेंट गलत प्रश्न, सही था, सही था, ये गलत है। अर्गट डिजीज जो होती है वो इससे होती है, जिसे हम कहते हैं बाजरे या राई में अर्गट डिजीज, बूंद जैसा लग जाता है बाजरे और राई में, अर्गट रोग किसमें? बाजरे में और राई में। तो ये उसका गलत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बाजरे और राई में ये नहीं होगा। इसकी जगह क्या होगा? बाजरे और राई का अर्गट डिजीज होता तो ये सही होता। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है? बिल्कुल गलत आंसर है। तो ऐसा प्रश्न भी आपको ध्यान, मेरा कहने का मतलब हर टाइप के प्रश्न आपको दिए गए हैं, जिस टाइप से एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा उस आधार पर ये प्रश्न दिए गए। तो आप ऐसे प्रश्नों को ही आपको अभ्यास करना है। कई बार बच्चा क्या कंफ्यूज हो जाता है कि यार प्रश्न बहुत ज्यादा हैं, अलग अलग लेवल के दे रखे, अलग अलग संख्या में दे रखे, हम कितने याद करें। तो आपका जो बेसिक लेवल ये ही रहने वाला है, इस टाइप के प्रश्न आपको तैयार करने। अगला प्रश्न है कोमर्ट केमेमर्ट पनीर व रोक्यूफोर्ट पनीर बनाने में किस कवक का प्रयोग आपका किया जाता है? अब हम बात करें पनीर बनाने के लिए, पनीर की जब भी बात आती है इसका मतलब ये है कि ये कवक का प्रयोग हो रहा है। और कवक का नाम ये पूछ रहे हैं कि एस्परजिलस आएगा, पेनिसिलियम आएगा, न्यूरोस्पोरा आएगा। तो आपने ये पढ़ रखा होगा, एक पेनिसिलियम की जाति है, पेनिसिलियम कोमेमर्ट व रोक्यूफोर्ट, ये आपकी पेनिसिलियम की प्रजातियां हैं और उनके द्वारा ही आपका क्या है? ये पनीर बनाए जाते हैं। अब पेनिसिलियम है क्या? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का आपने नाम सुना होगा। सबसे पहले उन्होंने पेनिसिलिन, एक प्रतिजैविक थी, भारत, इंडिया, वर्ल्ड की पहली प्रतिजैविक थी, क्या थी? पेनिसिलिन, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और ये स्टेफाइलोकोकस जीवाणु पर कार्य करते हुए, स्टेफाइलोकोकस जो जीवाणु था उस पर कार्य करते हुए उन्होंने पेनिसिलियम से पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजीनस, ये मुख्य रूप से 2 जातियां। आजकल पेनिसिलिन का निर्माण पेनिसिलियम नोटेटम से न होकर पेनिसिलियम क्राइसोजीनस द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पेनिसिलियम क्या है? आप सबको पता है कि पहली प्रतिजैविक हमने पहली एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की गई थी? पेनिसिलियम से प्राप्त की गई थी, जिसे हम पेनिसिलिन कहते हैं। स्टेफाइलोकोकस पर कार्य करते हुए की थी। सबसे पहले ये खोज हुई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यहाँ केमेमर्ट पनीर व रोक्यूफोर्ट जो पनीर है वो बनाने के लिए हम पेनिसिलियम का प्रयोग
करते हैं, 1 नंबर उत्तर इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र है हैप्लॉन्टिक, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक। ये 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। अब यहां देखूं तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक, यहां कंफ्यूजन होता है। आप जब भी जीवन चक्र याद करें तो आपसे वैसे कोई पूरा लाइफ साइकिल लिखवाएगा नहीं, केवल इस प्रकार की लैंग्वेज देगा और आपको बताना होता है। तो ये जो आपका पहला शब्द है ये आपका ब्रायोफाइटा के लिए बिल्कुल सही है। ब्रायोफाइटा में इस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है, ब्रायोफाइट के अंदर ये पाया जाता है। ये आपका पाया जाता है ब्रायोफाइट में। अब ब्रायोफाइट के बाद आता है क्या, टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट में ये पाया जाएगा आपका टेरिडोफाइट। उसके बाद आता है क्या, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या पाया जाता है, डिप्लॉन्टिक। तो ये आप ध्यान रखेंगे, तीनों चीजें, तीनों हमारे सिलेबस में है। आपसे यदि ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र पूछे तो ब्रायोफाइटा में हैप्लो डिप्लॉन्टिक है, टेरिडोफाइटा का पूछे तो डिप्लो हैप्लॉन्टिक है, जिम्नोस्पर्म का पूछे तो आपका क्या होगा, डिप्लॉन्टिक होगा। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखने, केवल ब्रायोफाइटा का ही नहीं ध्यान रखना, तीनों का आपको ध्यान में रखना। इसका जो उत्तर होगा वो 1 नंबर उत्तर आपका बिल्कुल राइट होगा, हैप्लो डिप्लॉन्टिक प्रकार का डिप्लॉन्टिक। अब आप जब सवाल वगैरह पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये ग्रेड 2 में पिछली बार अलग अलग प्रश्न पूछे गए थे कि भूरे सवाल में लेमिनेरिया में अलग अलग दे दिए उन्होंने, क्योंकि भूरे सवाल मुख्य रूप से जो द्विगुणित सवाल है और इसमें जो जीवन चक्र है 1 से अधिक है। अलग अलग सवाल में अपवाद स्वरूप दे रखे, तो उनको आपको ध्यान में रखना है कि सवाल के अंदर 2-3 प्रकार का, हम ये नहीं कह सकते कि केवल हैप्लॉन्टिक होगा, केवल डिप्लॉन्टिक होगा, लेकिन इन तीनों के अंदर ये क्या है, सेम है। अगला प्रश्न, आभासी इलेटर्स का पाया जाना किसकी विशेषता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इलेटर्स का पाया जाना विशेषता किसकी है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। इलेटर्स का पाया जाना आपकी ब्रायोफाइटा की विशेषता है। जो ब्रायोफाइटा पादप है इनमें क्या पाए जाते हैं, इलेटर पाए जाते हैं, जो जल का अवशोषण करते हैं और प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। स्पोर का जो प्रकीर्णन होता है, आर्द्रताग्राही होते हैं, आर्द्रताग्राही होते हैं, स्पोर का प्रकीर्णन करते हैं और वास्तविक इलेटर्स पहली क्लास के अंदर होते हैं और दूसरी क्लास में क्या होते हैं, आभासी इलेटर्स होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्लास का पता होना चाहिए। पहली क्लास है हिपेटिकोप्सिडा, दूसरी एंथोसिरोप्सिडा, तीसरी है ब्रायोप्सिडा या मोस। जैसे मैंने यहां लिखा हॉर्न लीवरवर्ट है हिपेटिकोप्सिडा, क्या है, हिपेटिकोप्सिडा। ये लो एंथोसिरोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा, ये लो मोस, हिपेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, ये आपकी क्या है, मोस। अब ये पूछ रहा है कि आभासी इलेटर, वास्तविक इलेटर आपके किस में पाए जाते हैं, लीवरवर्ट के अंदर पाए जाते हैं। वास्तविक इलेटर होते हैं, क्या होते हैं, वास्तविक इलेटर्स होते हैं। आभासी इलेटर का पाया जाना एंथोसिरोप्सिडा की विशेषता है। इसका मतलब है कि ये उन जैसे होते हैं, उन जैसा कार्य करने का प्रयास करते हैं। वास्तविक इलेटर्स का काम क्या होता है, स्पोर का प्रकीर्णन करना और आर्द्रताग्राही होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, आभास होता है, उन जैसा भी इलेटर जैसी संरचनाएं बनती हैं। वास्तविक इलेटर नहीं पाए जाते। तो कई बार प्रश्न आ जाता है आभासी इलेटर्स का पाया जाना किसकी विशेषता है, आपके हॉर्नवर्ट की विशेषता है, जिसको हम आपके क्या कहते हैं, एंथोसिरोप्सिडा कहते हैं। हिपेटिकोप्सिडा के बाद क्या एंथोसिरोप्सिडा कहा जाता है। तो 1 नंबर उत्तर आपका। दोनों चीजें आपको साथ में ध्यान रखनी है, इनका मुख्य क्लास का नाम और अन्य नाम, दोनों चीजें कई बार एनसीईआरटी में दे रखी है तो आपसे पूछा जा सकता है। 1 नंबर उत्तर आपका इसका राइट होगा। पाए किस में जाते हैं, ब्रायोफाइटा में। इलेटर्स पाए जाते हैं, आर्द्रताग्राही होते हैं और स्पोर के प्रकीर्णन में हेल्पफुल होते हैं। ब्रायोफाइटा के संबंध में गलत कथन का आपको चयन करना था। जन्नांग बहुकोशिकीय वह जैकेट युक्त होते हैं। नर जन्नांग पुधानी व मादा जन्नांग स्त्रीधानी कहलाता है। ब्रायोफाइटा में 7 उत्तक नहीं पाए जाते हैं और नर जन्नांग स्त्रीधानी कहलाता है। 77 नंबर है
इसमें हमने देखना था कि जननांग बहुकोशिकीय व जैकेट युक्त होते हैं। ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। नर जननांग पूधानी मतलब एंथ्रीडिया कहलाता है, सही है, क्योंकि नर जननांग एंथ्रीडिया ही, चाहे आपका ब्रायोफाइटा हो, चाहे आपका टेरिडोफाइटा हो, चाहे आपका जिम्नोस्पर्म हो। और मादा जननांग क्या कहलाता है, स्त्री धानी, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्किगोनिया कहते हैं। पूधानी का मतलब होता है एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया का मतलब होता है मादा जननांग। एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, इंग्लिश आप थोड़ी सी ध्यान रखना कि एंथ्रीडिया, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप समझ लें। एंथ्रीडिया ये हमेशा आपके हर एक में आएगा, आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया का मतलब होता है कि नर जननांग, नर जननांग, ये होता है आपका मादा जननांग। अब नर जननांग का मतलब है कि ये आपके किस में पाया जाएगा, एंथ्रीडिया इसको कहेंगे, इसको आर्किगोनिया कहेंगे। अब ये भी समस्या है कि इनकी जो शुरुआत है, एक्चुअली में इनका नाम अलग अलग फाइलम के अंदर अलग अलग दे रखा है। तो आप जब ब्रायोफाइटा पढ़ें तो ब्रायोफाइटा से ही किसका विकास हुआ था, आर्किगोनिया की शुरुआत हुई थी। ये तीन के क्रम में पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। इन तीनों में जो मादा जननांग होगा उनको हम हमेशा आर्किगोनिया कहेंगे। इससे पहले जो थे उनको हमने क्या कहा, ऊगोनिया कहा। क्या कहा, ऊगोनिया कहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्किगोनिया है वो ब्रायोफाइटा में हुई, टेरिडोफाइटा में भी पाई गई, जिम्नोस्पर्म में भी पाई गई। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म वो अंतिम क्लास है जिसके अंतर्गत क्या पाया गया, आर्किगोनिया के रूप में मादा जननांग पाए गए। और शुरुआत कहां से हुई थी, कई बार आ जाता है ऐसा प्रश्न, शुरुआत हुई थी ब्रायोफाइटा से। तो इन तीन क्लासों के अंदर आर्किगोनिया पाई जाती है मादा जननांग के रूप में, और नर जननांग के रूप में क्या पाई जाती है, एंथ्रीडिया, जो सार्वभौमिक है, सार्वत्रिक है, जो आपकी थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तक है। टेरिडोफाइटा के बाद इसका विकास नहीं हुआ, मतलब जिम्नोस्पर्म में ये नहीं थी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में नहीं थी। तो इसको क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया कहते हैं। एंथ्रीडिया की शुरुआत आपकी थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीन चीज ध्यान रखनी है। इसको कहते हैं थेलो, इसको कहेंगे ब्रायो और इसको कहेंगे टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब इसका ये पूछ रहा है, ये चीज थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है, मैंने बता दिया, ध्यान रखना है। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा कि एंथ्रीडिया क्या है और आर्किगोनिया क्या है। ब्रायोफाइटा में 7 ऊतक नहीं पाए जाते, हमें पता है 7 ऊतक नहीं पाए जाते, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। नर जन्नांग स्त्रीधानी व मादा जन्नांग पूधानी कहलाता है। नर जन्नांग स्त्रीधानी व मादा जन्नांग पूधानी कहलाता है, ये बात भी बिल्कुल। इसमें आपका जो अंस्वर है वो होगा 1 नंबर, 1 नंबर नहीं होगा आपका, 4 नंबर अंस्वर होगा। 1 नंबर बिल्कुल सही है। जन्नांग बहुकोशिकीय होते हैं, जैकेट युक्त होते हैं। नर जन्नांग पूधानी कहलाता है, मादा जन्नांग स्त्रीधानी कहलाता है। ब्रायोफाइटा में 7 ऊतक नहीं पाए जाते हैं। और नर जन्नांग आपका क्या कहलाता है, ऊगोनिया बोल सकते हैं या एंथ्रीडिया बोल सकते हैं। एंथ्रीडिया है, मादा जन्नांग क्या है, आर्किगोनिया। ये 4 नंबर ऑप्शन आपका इसमें गलत होगा। गलती से यदि हो सकता है एक पे टिक लगा हो तो आपको इसका उत्तर 4 मानना है। सॉल्यूशन का ये फायदा है कि कोई गलती रह जाती है तो पकड़ में आ जाती है सॉल्यूशन के समय कि सॉल्यूशन के इसका जो उत्तर होगा वो आपका 4 नंबर राइट होगा। 1 नंबर उत्तर राइट नहीं होगा, 4 नंबर ही उत्तर आपका इसका क्या होगा, राइट होगा। तो इसको आपको थोड़ा सा सुधार कर लें, यदि गलती से दिया भी हुआ है तो भी आपको इसका उत्तर क्या मानना है, 4 ही मानना है। अगला प्रश्न, निम्न में से समबीजाणुविक टेरिडोफाइट के उदाहरण है। ऐसा प्रश्न जब देखते हैं तो टेरिडोफाइट का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं बीजाणुओं के आधार पर, बीजाणुओं की बनने के आधार पर भी सम बीजाणु है या विषम बीजाणु है, जब आप इसमें देखते हैं तो टेरिडोफाइटों में बीजाणुओं के आधार पर टेरिडोफाइट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सम बीजाणुविक और एक आपके होते हैं विषम बीजाणुविक। आगे है कि निम्न में से समबीजाणुविक टेरिडोफाइट का उदाहरण है, कूट के आधार पर आपको चयन करना है। लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरिस, इक्विसिटम, आइसोटिस।
अब जब भी आप इनमें देखेंगे तो दो प्रकार के टेरिडोफाइट में बीजाणु बनते हैं। एक तो होते हैं जिनका आकार बनने का जो क्रम है वो समान हो, एक जैसे हो, उनको हम समबीजाणुविक कहते हैं। बनने के आधार पर दोनों अलग अलग है, उन्हें हम विषम बीजाणु टेरिडोफाइट कहते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। अब आपको इसमें से ये चयन करना था कि समबीजाणुविक कौन सा है और आपका विषम बीजाणुविक टेरिडोफाइट कौन सा है। तो अब आप देखेंगे तो जो लाइकोपोडियम, इसको तरीका है लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, टेरिडियम और ड्रायोप्टेरिस, ये चार आपके क्या हैं, समबीजाणुविक के उदाहरण हैं। समबीजाणुविक के क्या हैं, उदाहरण हैं। बाकी चाहे सिलेजिनेला हो, आइसोटिस हो, या जो भी हैं बचे हुए, चाहे फर्न है, कोई से भी एग्जाम्पल जितने भी बच गए वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके विषम बीजाणुक में आ जाएंगे। समबीजाणुविक आप लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, टेरिडियम, टेरिस और ड्रायोप्टेरिस, ये चीज छोड़ दें तो बाकी सारे किस में आते हैं, चाहे सिलेजिनेला हो, सिलेजिनेला ज्यादातर पूछ लिया जाता है, फेमस एग्जांपल है। मार्सिलिया है, आइसोइटिस है जिसे क्विलवर्ट कहते हैं, आइसोइटिस। और इसके अलावा अन्य प्रकार की जो फर्न है वो सारी किस में आती हैं, इन दो फर्नों को छोड़ के बाकी सारी किस में आती हैं, विषम बीजाणुविक में आती हैं। इसका जो उत्तर होगा आपका होगा 3 नंबर, 1, 2 और 3 आपके इसके अंतर्गत क्या है, बिल्कुल सही है। इसका क्लासिफिकेशन भी दे रखा है कि जनन के समय एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं। जनन के समय एक ही प्रकार के आपके क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। और यहाँ क्या है, जनन के समय दो प्रकार के बनते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। देखो एग्जांपल दे रखे हैं, सिलेजिनेला, आइसोइटिस, मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला, ये सारे इसके अंतर्गत आएंगे। और समबीजाणुविक के अंतर्गत लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, टेरिडियम और ड्रायोप्टेरिस आते हैं। अब देखो टेरिडोफाइट है, इसमें थोड़ा आपने कर लिया होगा उत्तर, उत्तर नंबर आपका इसमें निशान, हाँ 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। 79 टेरिडोफाइट है। अब टेरिडोफाइट हमें पता है क्रिप्टोगेम्स का उदाहरण है, क्रिप्टोगेम्स का उदाहरण है टेरिडोफाइट। जब हम देखते हैं ऐसे पौधे जिनमें जनन के समय बीजाणुओं द्वारा जनन होता है और फूल व बीज जिनके अंदर नहीं बनते हैं, उन्हें हम क्रिप्टोगेम्स श्रेणी में डालते हैं। कई बार आपने टर्म देखा होगा कि क्रिप्टोगेम्स किसे कहते हैं, जिनमें जनन किसके द्वारा होगा, जनन में बीजाणु आएंगे, पहली शर्त तो ये है, बीज नहीं बनते और फल भी नहीं बनते, उन्हें हम क्या कहते हैं, आपके क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। और क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे क्रिप्टोगेम्स हैं जिनमें जाइलम सेवनी, जिनमें जाइलम पाया जाता है, और जिनमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं वो नॉन एसेवनी या नॉन वेस्कुलर होते हैं। यहाँ पूछ रहे टेरिडोफाइट हैं, तो टेरिडोफाइट सबसे पहले वो है क्योंकि ना तो इनमें बीज बनता है और ना इनके अंदर क्या है, फल बनते हैं। फल और बीज नहीं बनते हैं, बीज नहीं बनते, फल भी नहीं बनते और फूल भी नहीं बनते हैं। तो ये किस में आते हैं, क्रिप्टोगेम्स में आते हैं। क्रिप्टोगेम्स की श्रेणियां दो हैं, एक तो है सेहवनी जिनके अंतर्गत, और एक है असेवनी। असेवनी में आपका क्या आएगा, ब्रायोफाइट आएगा, क्योंकि वहां आपके 7 उत्तक या जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और सेहवनी के अंदर आपका क्या आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, 7 में आप जिम्नोस्पर्म, 7 में आप ब्रायोफाइट याद रखेंगे। तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका राइट होगा 79 का 1 नंबर। 7 क्रिप्टोगेम्स का उदाहरण है क्या, टेरिडोफाइट। तो आपको ये चीज समझ ली कि क्रिप्टोगेम्स क्या है। क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है जिनमें जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, बीज नहीं बनते हैं, फल व फूल भी जिनमें नहीं बनते हैं। 7 क्रिप्टोगेम्स असेवनी क्रिप्टोगेम्स होते हैं, असेवनी में जिनमें 7 बंडल एब्सेंट होते हैं, ब्रायोफाइट क्रिप्टोगेम्स का होएगा। असेवनी क्रिप्टोगेम्स नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, और वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स में क्या आएंगे, जिम्नोस्पर्म आपके आते हैं। हालांकि असेवनी के अंदर थैलोफाइटा भी आता है, क्यों आता है, क्योंकि ये भी आपका नॉन वेस्कुलर है, असेवनी है, क्योंकि यहां भी जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है केवल पूधानी,
केवल स्त्रीधानी, पुधानी विस्त्रीधानी दोनों अंडधानी। अब हमने देखा था कि जो पुधानी है उसका जो विकास है, या जिसको हम नर जननांग कहते हैं, इसका विकास थैलोफाइटा से हुआ था। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो जिम्नोस्पर्म तक तो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि थैलोफाइटा में था, ब्रायोफाइटा में था और टेरिडोफाइटा में था। तो जिम्नोस्पर्म में इसका मतलब पुधानी तो नहीं पाई जाएगी। केवल स्त्रीधानी, ये बात बिल्कुल सही है, केवल स्त्रीधानी, क्योंकि स्त्रीधानी का विकास कहां से शुरू हुआ था? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, 3 क्लास तक चलेगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। तो इसको क्या कहेंगे? केवल स्त्रीधानी। 2 नंबर उत्तर आपका इसका राइट आंसर होगा। जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं केवल पुधानी, केवल स्त्रीधानी, स्त्रीधानी पुधानी दोनों और अंडधानी। तो इसमें होगा केवल स्त्रीधानी। तो 2 नंबर उत्तर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 80 का नंबर होगा आपका 2 सही, बिल्कुल 2 सही उत्तर होगा 80 का। 2 नंबर केवल स्त्रीधानी, या जिसको हम बोलेंगे आर्किगोनिया, या हम बोलेंगे केवल स्त्रीधानी। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्वितीयक पार्श्व विभजोतक का उदाहरण है। अब आप जब भी देखते हैं विभजोतक उत्तक, आप सबको पता है पार्श्व विभजोतक जिसको बोलते हैं पौधों की जो पार्श्व वृद्धि है, जो ऐसी वृद्धि जो मोटाई में वृद्धि होती है। पौधे 2 तरह से वृद्धि करते हैं, एक लंबाई में और एक चौड़ाई में। लंबाई में जो वृद्धि होती है वो आपकी द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, लंबाई में प्राथमिक वृद्धि होती है और द्वितीयक वृद्धि के लिए मोटाई में वृद्धि होती है। उस आधार पर उत्तक दे रखे हैं। आगे देखो, निम्न में से द्वितीयक वृद्धि द्वितीयक पार्श्व विभजोतक का उदाहरण नहीं है। तो इन्होंने ये कहा है कि एक कोर कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम है, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम है। 3 तो हैं जो द्वितीयक पार्श्व विभजोतक के उदाहरण है, एक जो है कि प्राथमिक पार्श्व विभजोतक का उदाहरण है। तो यहां आपको याद रखेंगे द्वितीयक का उदाहरण है, द्वितीयक का उदाहरण है। अब इन दोनों में कंफ्यूज होता है इंट्रा है या इंटर। जो इंट्रा है वो आपका किस में आता है? प्राथमिक विभजोतक के अंतर्गत आता है इंट्रा। इंट्रा जो फेस्कुलर है वो किस में आता है? प्राथमिक विभजोतक के अंतर्गत, जिसको हम पूलिएदा या वेस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं। द्वितीय में क्या आएंगे? कोर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये तीनों चीजें तो आपकी किस में आ जाएंगी? द्वितीयक में, और ये किस में आता है? प्राथमिक पार्श्व विभजोतक के अंतर्गत आता है। तो 81 का जो उत्तर होगा वो आपका होगा 4 नंबर, अंतःपूलिएदा या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये आपका द्वितीयक पार्श्व विभजोतक। पार्श्व विभजोतक 2 प्रकार के होते हैं, दोनों में ज्यादातर आपके एनसीईआरटी में दे रखा केवल उदाहरण ही पूछे जाते हैं। तो आप उदाहरण इसका ध्यान रखेंगे कि 4 नंबर इसका सही आंसर हो। ट्यूनिका कार्पस में कौन सा उत्तक उत्पन्न होता है? ट्यूनिका से। अब ट्यूनिका कार्पस जो थ्योरी पादपों में उत्तक वाले चैप्टर के अंदर दे रखी है, ट्यूनिका कार्पस 2 चीजें बनती है। एक तो वो कहता है कि ट्यूनिका और एक दूसरा कार्पस। ट्यूनिका से किस किस प्रकार के अंगों का विकास होता है और कार्पस से किस प्रकार के अंगों का विकास होता है? तो ट्यूनिका से बनने वाला अंग केवल होता है आपका क्या? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से तो क्या बनता है? ट्यूनिका बनती है। और बाकी जो भाग है ट्यूनिका के बाद जो बच गया, जिसको हम आप ये भरण ऊतक बोल दो या सेवन ऊतक बोल दो, मतलब चाहे आपका एंडोडर्मिस है, चाहे आपकी हाइपोडर्मिस है, चाहे आपका परिरंभ है, चाहे आपके सेवन पूल हैं, ये सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके आते हैं किसमें? कार्पस वाले भाग में। ट्यूनिका से केवल किसका निर्माण होता है? एपिडर्मिस का निर्माण होता है। तो उत्तर नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ये बाकी सारे, चाहे भरण ऊतक बने, चाहे सेवन ऊतक बने, कोई भी बने, वो सब किससे बनेंगे? कार्पस वाले भाग से बनते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
ये अब प्लांट एनाटोमी के जो प्रश्न है वो कर रहे हैं। प्लांट एनाटोमी में इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। अब देखो अगला प्रश्न है, हिस्टोजन जो सिद्धांत है उसके अनुसार आपका जो प्लीरोम है, जब हिस्टोजन इस सिद्धांत देखते हैं तो उसमें दो तीन चार प्रकार हम देखते हैं, डर्मेटोजन है, पेरीब्लेम है, प्लीरोम है, तीन संरचनाओं में भागा बंटा हुआ है। तो इसका जो प्लीरोम भाग है वो किसका निर्माण करता है? सबसे पहला भाग जैसे डर्मेटोजन है, एपिडर्मिस का निर्माण होगा। पेरीब्लेम है, जैसे आपका सेवन तक वगैरह बनते हैं। और ये कह रहा है कि प्लीरोम, प्लीरोम जो भाग है उससे आपका क्या बनते हैं, एक तो सेवन पूल बनेंगे और पेरीसाइकिल बनेगा, सेवन पूल बनेंगे और पेरीसाइकिल बनेगा, मतलब एक और दो, ये आपका बनेगा प्लीरोम में। और पेरीब्लेम एक आता है, पेरीब्लेम, पेरीब्लेम में जो बच गया एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, वो सारी किसमें आ जाएंगी, पेरीब्लेम के अंतर्गत आ जाती है। तो आप जब भी इस थ्योरी को पढ़े, हालांकि एनसीईआरटी में ऐसी कोई थ्योरी दे नहीं रखी है, लेकिन ऐसा प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, एनसीईआरटी वगैरह में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इसका सिद्धांत, दोनों ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत उत्तक से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और आपका हिस्टोजन दो सिद्धांत है, दोनों ही इससे रिलेटेड है। तो कई बार प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं जिनके बारे में सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। वायु उत्तक बनते हैं। अब उत्तक की बात करें तो हमें पता है जो पैरेनकाइमा है, कोले, जब हम बात करते हैं टिश्यू की, प्लांट टिश्यू में, तो हम पैरेनकाइमा देखते हैं, मर्दूतक जिसको बोलते हैं, कोलेनकाइमा देखते हैं जिसको हम स्थूल कोण उत्तक बोलते हैं, दृढ़ोत्तक जिसको हम क्लोरेन स्क्लेरनकाइमा बोलते हैं। जब हम पैरेनकाइमा पढ़ते हैं, मर्दूतक पढ़ते हैं, तो उसके कुछ अतिवर्दियां हैं, एक तरह से कुछ एक भाग है जिसमें एक आपका क्लोरीन काइमा आता है जिसको हम हरित उत्तक कहते हैं, एक आपका आता है वायु उत्तक जिसको हम एरन काइमा कहते हैं। तो ये उसके भाग है किसके, पैरन काइमा के। तो ये पूछा है कि वायु उत्तक क्या है, यहाँ पूछता क्लोरीन काइमा, हरित उत्तक क्या है, तो आप क्या बताते, ये आपका एक प्रकार का क्या है, मर्दूतक है, या पैरन काइमा का एक प्रकार से प्रकार है। तो 84 का उत्तर नंबर एक आपका बिल्कुल राइट होगा। बिल्कुल 84 का एक नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कैस्पेरियन पट्टियां, कैस्पेरियन पट्टियां का पाया जाना किसमें है? हालांकि ये बात ये पूछ रहे हैं कि एक बीजपत्री मूल में है, द्विबीजपत्री मूल में है, ये एक मूल का लक्षण है, और मूल के अंदर भी एंडोडर्मिस जो है, मूल की जो एंडोडर्मिस वाला भाग है, एंडोडर्मिस वाला भाग, उसमें क्या पाया जाता है, कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं। लिग्निन और सुबेरिन, मुख्य रूप से लिग्निन सुबेरिन का एक जमाव होता है, पट्टियां पाई जाती है, प्रिया मतलब प्लेट जैसी संरचना बन जाती है, इसकी पट्टियां, पट्टी बन जाती है, उसके ऊपर क्या जमा हो जाता है, लिग्निन और सुबेरिन जमा हो जाता है, जिसे हम कैस्पेरियन पट्टियां कहते हैं। कैस्पेरियन पट्टियों का पाया जाना मूल की विशेषता, और मूल में भी किसकी विशेषता है द्विबीजपत्री मूल की विशेषता है, द्विबीजपत्री मूल की विशेषता है क्या, कैस्पेरियन पट्टियों का पाया जाना अधिक विकसित होती है किसके अंतर्गत, द्विबीजपत्री मूल के अंतर्गत। कहां पाई जाती है, अंतःस्चरम बोल दो, अंतःस्चरम हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस, क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस बोलते हैं। अगला प्रश्न, सेवन पूल वृद्धि मतलब ओपन संयुक्त संपार्श्विक विशेषता है, एक बीजपत्री जड़ की, एक बीजपत्री तने की, द्विबीजपत्री तने की, एक। अब हम सेवन पूल के बारे में थोड़ा सा हमें समझना है कि सेवन पूल कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने देखा होगा सेवन पूल मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। हम जब सेवन पूल के बारे में देखते हैं तो आपके तीन प्रकार के सेवन पूल बनते हैं, और जब आप प्लांट एनाटोमी में देखते हैं तो सेवन पूल आपके कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं,
देखो सेवन पुल के बारे में अपने देख रहे थे, तीन प्रकार के सेवन पुल होते हैं। एक तो आपका होता है अरीय सेवन पुल, जिसको हम रेडियल कहते हैं। दूसरा आपका होता है संयुक्त। तीसरा आपका होता है सेकेंडरी। इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आता ही आता है, चाहे आप लैब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इन सब के लिए महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न लगभग 100% आता है कि अरीय सेवन पुल, जिसे हम रेडियल कहते हैं, कॉन्जोइड कहते हैं, और इसे हम कोसेंट्रिक कहते हैं। अरीय सेवन पुल किसे कहते हैं? ऐसे ये जो सेवन पुल होते हैं, ये आपके मुख्य रूप से किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? पादपों की जो जड़ें होती हैं उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। और ये होते क्या, ऐसे सेवन पुल है जिनमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर पाए जाते हैं, अधिकांशतः पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं। ऐसे सेवन पुल जिनमें जाइलम व फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर पाए जाते हैं, और ये जड़ों की विशेषता है। और यहाँ जो जाइलम का प्रकार है वो किस प्रकार का होता है? एग्जार्च स्थिति बनती है, एग्जार्च। आगे हम एंडार्च देखेंगे। इसी तरह आता है संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है कि ऐसे सेवन पूल होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे? एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हैं, संयुक्त सेवन पूल कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका संयुक्त संपार्श्विक, जिसे हम कॉन्जोइड कोलेटरल कहते हैं। एक होता है संयुक्त बाइकोलेटरल, संयुक्त बही फ्लोएमी, जिसको हम बाइकोलेटरल, संयुक्त बाइकोलेटरल कहते हैं, या कॉन्जोइड बाइकोलेटरल कहते हैं। अब कॉन्जोइड जो कोलेटरल है वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्लोज्ड, एक होता है ओपन। ओपन का मतलब होता है ऐसे सेवन पूल जिनके अंतर्गत क्या है? एधा पाई जाती है, उनको हम ओपन कहते हैं। जिनमें एधा नहीं पाई जाती उन्हें हम क्लोज्ड कहते हैं, या बंद प्रकार के कहते हैं, खुले और बंद। इसी तरह हम देखते हैं दूसरा है आपका, पहला हमने देखा संयुक्त सेवन पूल, ऐसे सेवन पूल जिनमें जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हैं, इन्हें हम संयुक्त कहते हैं। पहला आपका क्या था यहाँ? संयुक्त संपार्श्विक सेवन पूल, कॉन्जोइड कोलेटरल, जो आपके क्या होंगे, जिसमें जब सेवन पूल में जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हैं, फ्लोएम परिधि की ओर होता है, ऐसे सेवन पूल को क्या कहते हैं? संपार्श्विक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्दी, एक होता है अवर्दी। वर्दी का मतलब होता है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच एधा पाई जा रही है, इसका मतलब वो ओपन प्रकार के, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जिनमें एदा नहीं पाई जा रही है उनको हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड या अवर्धी प्रकार के सेवन पूल कहते हैं। अब ये जो है कॉन्जोइड और कोलेटरल जो सेवन पूल है, ये किसकी विशेषता है? पादपों के तने की विशेषता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी, मतलब ऐसे सेवन पूल जिनमें सेवन पूल जाइलम अथवा फ्लोएम दोनों में से एक केंद्र में स्थित होता है, दूसरा उसके चारों तरफ होता है। सेकेंडरी मतलब दोनों में से एक केंद्र में होगा। यदि जाइलम केंद्र में है तो उसको हम बोलेंगे जाइलम केंद्री, या हेड्रोसेंट्रिक बोलेंगे, या वेसिक्रीबल बोलेंगे, सॉरी एम्फीक्रीबल बोलेंगे। दूसरा है जिनमें फ्लोएम केंद्र में होता है, जिसको हम लेप्टोसेंट्रिक बोलेंगे या एम्फी वेसल बोलेंगे, जो कि आपके जो युक्का है उन पादपों में मुख्य रूप से जो विशेष एक बीजपत्री पादप है जिनमें असामान्य द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, ड्रेसिना है, युक्का है, उनमें ये पाए जाते हैं। तो हम यहां देख रहे थे कि सेवन पूल वृद्धि है, संयुक्त है और समपार्श्विक है। ओपन है, इसका मतलब वो द्विबीजपत्री तने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? द्विबीजपत्री तने की बात कर रहा है। यदि यहां होता सेवन पूल ओपन की जगह क्लोज्ड होता तो आपका क्या आ जाता? आपका एक बीजपत्री तना आता। लेकिन कॉन्जोइड है, कोलेटरल है और ओपन है, कॉन्जोइड कोलेटरल और ओपन है, इसका मतलब ये द्विबीजपत्री तना है। यहाँ होता कॉन्जोइड कोलेटरल और क्लोज, तो आपका एक बीजपत्री तना होता। यहाँ अन्य, तो आपको सेवन पूल का जो टॉपिक है वो बहुत शानदार तरीके से, चाहे आप सारणी बना के याद करो, चाहे आप कैसे भी याद करो, यहां से आपका प्रश्न आता ही आता है। 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा द्विबीजपत्री तना। ड्रेसिना और युक्का एक बीजपत्री तनों में सेवन पूल पाया जाता है। अब हमने देखा है कि ड्रेसिना और युक्का के अंदर जो सेवन पूल है वो आपका किस प्रकार का होगा। इस प्रकार का समझने के लिए हमें यह है कि हमने 3 प्रकार के सेवन पूल देखे हैं। पहला हमारा था रेडियल, जिसको हमने रेडियल सेवन पूल कहा, रेडियल वेस्कुलर बंडल कहा। दूसरा हमने पढ़ा कॉन्जोइड, संयुक्त जिसको बोलते हैं। चौथा हमने पढ़ा सेकेंडरी या कोसेंट्रिक। अब रेडियल को तो आप छोड़ दो, केवल जड़ों में पाया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा क्या?
संयुक्त, जिसको हम कॉन्जॉइड कहते हैं। कॉन्जॉइड आपके दो प्रकार के थे, एक तो था कॉन्जॉइड कोलेटरल और एक था कॉन्जॉइड बाइकोलेटरल। कॉन्जॉइड कोलेटरल एक तो होता है ओपन प्रकार का और एक होता है क्लोज्ड प्रकार का, और कॉन्जॉइड कोलेटरल होते हैं वो सारे ही आपके क्या है, ओपन प्रकार के ही होते हैं, खुले होते हैं। अब ड्रेसिना और यूका ये आपका तीसरे प्रकार का सेवन पूल का प्रकार है, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी, जिसको कहते हैं कोसेंट्रिक। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लेप्टोसेंट्रिक और एक होता है हेड्रोसेंट्रिक। लेप्टोसेंट्रिक का मतलब फ्लोएम केंद्री, जिनमें फ्लोएम केंद्र में पाया जाता है, ऐसे सेवन पूल फ्लोएम केंद्री कहलाते हैं, और वो किसके प्रकार हैं, कोसेंट्रिक या सेकेंडरिक का प्रकार। दूसरा है जाइलम केंद्री, जिनमें जाइलम केंद्र में होता है और फ्लोएम क्या होता है, चारों ओर पाया जाता है। तो ये है ड्रेसिना और यूका एक बीजपत्रियों में आपका लेप्टोसेंट्रिक पाया जाता है, जिसे एम्फी वेसल कहते हैं। और ये दोनों ही किसके प्रकार हैं, आपके आपके सेकेंडरी के प्रकार है, सेकेंडरी कोसेंट्रिक के प्रकार। तो इसका उत्तर क्या होगा, लेप्टोसेंट्रिक या एम्फीवेसल। अब दूसरा, यदि आपसे पूछता जैसे राइजोम वगैरह में या सिलेजिनेला वगैरह में या टेरिडोफाइट में, तो आपका क्या हो जाता है, हेड्रोसेंट्रिक हो जाता है, क्योंकि उनमें जाइलम केंद्र में होता है और फ्लोएम उनके चारों ओर होता है। और अरिय सेवन पूल आपका जड़ों के अंदर है ही, संयुक्त समपार्श्विक हम पादपीय तनों में पढ़ते हैं। और कॉन्जोइड कोलेटरल आपका तनों में आ गया, ओपन है तो एक बीजपत्री और क्लोज्ड है तो द्विबीजपत्री। और बाइकोलेटरल की बात करें, जो दूसरा प्रकार है किसका, संयुक्त का, कॉन्जोइड बाइकोलेटरल, वो आपका कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। इस तरीके से आपको पूरे सेवन पूल एक साथ तैयार करने हैं। जाइलम के परिवर्धन का क्रम अपकेंद्री व अंत आदिदारुक, अपकेंद्री भी हो और अंत आदिदारुक। अंत आदिदारुक का मतलब होता है एंडारक। एंडारक स्थिति जो है हमेशा किसमें पाई जाती है, एंडारक। दो स्थिति होती है, एक एंडारक होती है, एक एक्जारक। ये तो होती है आपकी किसमें, जड़ में, और ये आपकी किसमें होती है, तने में पाई जाती है। तो आप ये पूछ रहे हैं एंडारच है, तो एंडारच का मतलब आपका क्या होगा, तना उत्तर सही होगा। पत्ती में प्रोटोजाइलम व प्रोटोफ्लोएम की स्थिति क्रमशः होती है। पत्तियों को जब हम पढ़ते हैं तो पत्तियों को पढ़ने के लिए हमें यह ध्यान होना चाहिए कि पत्तियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी होती है एक बीजपत्री पत्तियां और एक आपकी होती है द्विबीजपत्री पत्तियां। तो आप जब पढ़ेंगे, एक तो आप पढ़ेंगे एक बीजपत्री पत्ती और एक आप पढ़ेंगे द्विबीजपत्री पत्तियां। अब एक बीजपत्री में कौन सी आती है, जिसको हम पृष्ठधारी पत्तियां कहते हैं, पृष्ठधारी पत्तियां, या उसको बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल। दूसरी होती है एक बीजपत्री बाइकोलेटरल, एक बीजपत्री पत्तियां। समद्विपार्श्वी बोलते हैं जिसको, समद्विपार्श्व पत्तियां। और ये आपकी क्या है, पृष्ठधारी। तो अब ये बात कर रहा है, हम जो समद्विपार्श्वी की तो बात ही नहीं करेंगे, केवल डोर्सोवेंट्रल की बात करेंगे, या पृष्ठधारी जो पत्तियां हैं उनमें प्रोटोजाइलम व प्रोटोफ्लोएम की जो स्थिति है वो किस प्रकार की होती है। तो इनमें जो दो सतह होती है, एक तो होती है एडेक्सियल सतह, ऊपर वाली होती है, नीचे वाली को कहते हैं अबैक्सियल। हिंदी में देखें तो अपाक्स, और इसको बोलेंगे अभ्यक्ष, अभ्यक्ष। अब देखो, अपाक्स का मतलब होता है कि नीचे की सतह, अभ्यक्ष का मतलब या अडेक्सियल, इंग्लिश में ही आपको इसमें ध्यान रखना है। तो जो प्रोटोजाइलम होगा वो तो आपका होगा अडेक्सियल की ओर, ऊपर की ओर, और नीचे की ओर क्या होता है, अपाक्स, सॉरी अडेक्सियल जो सतह है वो क्या है, नीचे वाली है, और अबैक्सियल सतह क्या है, ऊपर वाली है। तो यहां अडेक्सियल की ओर तो क्या होगा, प्रोटोजाइलम होगा, और अबैक्सियल की ओर क्या होगा, प्रोटोफ्लोएम होगा। मतलब इसमें समझना केवल इतना ही है कि जैसे पत्तियों की संरचना जब अध्ययन करेंगे तो दो सतह है, एक तो ये और एक ये। तो ये जाइलम इस ओर होता है और फ्लोएम इस ओर होता है, मतलब इस तरीके से इस गोले के अंदर इस ओर जाइलम होता है, इस ओर फ्लोएम होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि फ्लोएम अडेक्सियल की ओर है। यदि यहां हम देखते हैं कि फ्लोएम आपका किस दिशा की है, अबैक्सियल है, मतलब ऊपर की ओर है फ्लोएम, और नीचे की ओर क्या है, जाइलम। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका उत्तर आपका दो राइट।
पत्तियों में जो 7 पुल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? परमानेंट है, जैसे हमने पढ़ा तने में 7 पुल कैसे थे? कॉन्जोइट, कोलेटरल, ओपन और क्लोज दोनों प्रकार के, ओपन द्विबीजपत्री में और क्लोज आपका एक बीजपत्री में। अब अरिय किस में थे यार? रेडियल किसके अंतर्गत थे? जड़ों में थे। विशेष प्रकार के सेकेंडरी हमने देखा जो अलग अलग थे, युक्का में, ड्रेसिना में लेप्टोसेंट्रिक था और राइजोम वगैरह में ड्रोसेंट्रिक था। अब ये पूछ रहे पत्तियों के अंदर, अब पत्तियों में हमें ये पता है कि 7 पुल होंगे किस प्रकार के? कॉन्जोइट प्रकार के, और हमेशा ही किस प्रकार के होते हैं? कॉन्जोइट होंगे। कोलेटरल आप लगा दो साथ में, कॉन्जोइट, कोलेटरल, और हमेशा क्लोज्ड प्रकार के होते हैं, क्योंकि ओपन शब्द नहीं है, मतलब खुले नहीं होते, बंद होते हैं, क्योंकि इनके मध्य एधा नहीं पाई जाती है, कैम्बियम, कैम्बियम, या इसको बोलते हैं एधा एब्सेंट होती है। एधा क्या होती है? एब्सेंट होती है, इसलिए क्या होते हैं? संपार्श्विक एवर्दी क्लोज्ड प्रकार के होते हैं। उत्तर नंबर 3 आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोमासोम क्या है? लोमासोम एक ऐसी संरचना जो कवकों में पाए जाने वाले प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन क्या कहलाते हैं? लोमासोम कहलाते हैं। जो कवकों में पाए जाने वाले प्लाज्मा झिल्ली के जो अंतर्वलन है वो क्या कहलाते हैं? लोमासोम कहलाते हैं। कवक द्वारा होने वाले रोग और संबंधित कवक का मिलान करते हुए गलत कूट का आपको चयन करना है। सिनकाइट्रियम, ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो। सिनकाइट्रियम क्या है? ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो रोग होता है, बिल्कुल सही है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, बाजरे का हरित बाली रोग, बिल्कुल सही है। फाइटोप्थोरा इन्फिडेंस, पछेती अंगमारी रोग उत्पन्न करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और एल्ब्यूगो कैंडिडा ब्रेसिक्रेसी में ब्लैक किट रोग, ये आपका बिल्कुल गलत है। एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा ब्रेसिकेसी में ब्लैक किट रोग उत्पन्न नहीं होता, ये पक्सिनिया का रोग है, इसलिए इसका उत्तर 4 नंबर आपका नहीं हो सकता। तीनों आपके क्या है? बिल्कुल राइट है। गलत पूछा हुआ है, आपको गलत कूट का चयन करना था, तो 4 नंबर आपका गलत हो जाएगा। निम्न में से क्लिस्टोथीसियम या फलन काय का उदाहरण नहीं है। जब हम पढ़ते हैं कवकों को तो 3 प्रकार की फलन काय फ्रूट बॉडी इनके अंदर बनती है, एक तो क्लिस्टोथीसियम, पेरीथीसियम और एपोथीसियम। तो ये कह रहे हैं कि क्लिस्टोथीसियम प्रकार की जो फलन काय है, अब देखो एस्कोमाइसेटीज में 3 प्रकार की फलन काय बनती है, फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, मतलब 2 नंबर क्लास है, उसमें क्लिस्टोथीसियम, पेरीथीसियम और एपोथीसियम। थोड़ा सा अपर लेवल का प्रश्न है, लेकिन आप देख लेना एक बार, यदि याद हो तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी बेस आप कर रहे हो तो भी ठीक। पेनिसिलियम, एस्परजिलस और इरिसिफी, न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप्स, पेजिया और मोरकेला। अब हम देखें तो न्यूरोस्पोरा जो शब्द है वो आपका पेरिथीसियम, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, पेजिया, मोरकेला, मतलब एपोथीसियम आपकी पेजिया और मोरकेला है, पेरिथीसियम, न्यूरोस्पोरा और आपका क्लेविसेप्स है। क्लिस्टोथीसियम में देखो क्या आएगा? पेनिसिलियम आएगा, एस्परजिलस आएगा और इरिसिफी आएगा। पेनिसिलियम, एस्परजिलस, इरिसिफी। न्यूरोस्पोरा जो है आपका किसके अंतर्गत आता है? आपका आता है पेरिथीसियम के अंतर्गत। तो पेरिथीसियम प्रकार की जो फलन काय है वो उसमें क्या आता है? न्यूरोस्पोरा आता है, और ऊपर वाले 3 आपके किस में आते हैं? क्लिस्टोथीसियम में आते हैं। अगला प्रश्न है 94 नंबर। स्तंभ फर्स्ट व सेकंड का मिलान कर गलत कूट का आपको चयन करना था। फर्स्ट स्तंभ और सेकंड स्तंभ, जैसे पेनिसिलियम है जिसको हम क्या कहते हैं? दोबारा प्रश्न आ गया है, ब्लू मोल्ड कहते हैं, चल जाएगा, ब्लू भी बोलते हैं और इसको ग्रीन भी बोल देते हैं। एस्परजिलस आप सबको पता है ब्लैक बोलते हैं। न्यूरोस्पोरा इसको हम पिंक भी बोलते हैं और रेड भी बोलते हैं। एस्परजिलस आपका क्या है? ग्रीन मोल्ड कहलाता है, ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो क्या कहलाता है? ब्लू व ब्लू मोल्ड कहलाता है, सॉरी ब्लैक कहलाता है, ब्लैक या ब्राउन, ब्लैक बोल दो या ब्राउन बोल दो, ब्लैक या ब्राउन होता है। और ये आपका क्या होता है? ग्रीन दे रखा है, इसका मतलब ये गलत है। 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी, 2 बार ऐसा प्रश्न दे दिया है, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। मर्तोपजीवी कवक, अच्छा प्रश्न है कि ऐसी कौन सी कवक है जो मर्तोपजीवी कवक की श्रेणी में आती है? क्लेवेंटिया जिसको बोलते हैं मर्तोपजीवी कवक है, मर्त कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित होती है ऐसी कवक क्या कहलाती है? क्लेवेंटिया, जो मर्तोपजीवी कवक का आपका उदाहरण है।
कवक के किस वर्ग में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो आपकी जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है उनमें क्या है, लैंगिक जनन आपका क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके स्थान पर पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का क्या कहा जाता है? ड्रोसोफिला कहा जाता है। ये आपका किस क्लास से संबंधित है? तो आपको जब भी क्लास ऐसी पता ना हो, ज्यादातर जो एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के जो एग्जाम्पल है वो सारे आपके किस में आते हैं? एस्कोमाइसिटीज क्लास के अंतर्गत आते हैं। न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। किस वर्ग से संबंधित है? एस्कोमाइसिटीज वर्ग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषी वर्णक सभी शैवालों में पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन, जिसको हम यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं, सार्वत्रिक वर्णक कहते हैं, सार्वत्रिक वर्णक कहते हैं, वो किस में पाए जाते हैं? आपके क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से चाय कॉफी की पत्तियों पर पाए जाने वाला जो शैवाल है वो क्या है? सीफेल्यूरोस है। और ये भी किस प्रकार का शैवाल है? आपका हरा शैवाल है। ये ध्यान रखना है आपको। ग्रीन एल्गी है, सीफेल्यूरोस प्रजाति है, किसमें पाई जाती है? चाय कॉफी की पत्तियों पर परजीवी के रूप में ये पाया जाता है। अचल युग्मक पाए जाते हैं। अब इनमें से कौन सी ऐसी क्लास है शैवाल की जिसमें अचल नॉन मोटाइल युग्मक पाए जाते हैं? तो आप सबको पता है कि रोडोफाइसी में किसी भी प्रकार के चलन संरचनाएं नहीं पाई जाती है। क्लोरोफाइसी, क्राइसोफाइसी, फियोफाइसी, अचल युग्मक आपके किस में पाए जाते हैं? रोडोफाइसी में भी और मिक्सोफाइसी में, दोनों के अंदर ये आपको ध्यान में रखना है। और लैंगिक जनन केवल मिक्सोफाइसी में एब्सेंट होता है और अचल संरचनाएं मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी, एक ही बात है। दूसरी क्लास आपकी होती है रोडोफाइसी, जिसमें ये अचल युग्मक नहीं पाए जाते। तो ये आपके थे 100 प्रश्न आज के टेस्ट के। आगे का जो टेस्ट रहेगा उसका शेड्यूल प्लान आपको दे रखा है। इसके अंतर्गत हमने शायद इसमें मैं देखूं तो एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट जो फिजियोलॉजी है, लैब असिस्टेंट में आपका 2 नंबर जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी का। केमिस्ट्री में आपकी आवर्त सारणी रहेगी, इसमें टॉपिक भी दे रखे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी है। ये इसका वीडियो भी मैंने डाल दिया, नहीं डाला तो 1-2 दिन में डल जाएगा। आप जब टेस्ट सीरीज के अंदर जाएंगे, ऐप खोलेंगे तो वहाँ आपको ये पूरा शेड्यूल नजर आएगा। बायोलॉजी में आपका परासरण, जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन व पादप गतियां, ये टॉपिक आपके अगले संडे को रहेंगे। और फिजिक्स में आपका रहेगा उष्मागतिकी। ये सारे टॉपिक आपको शेड्यूल में दे रखे हैं, उसके अनुसार अगला टेस्ट संडे को रहेगा। अपने संडे को फिर मुलाकात करेंगे वीडियो सॉल्यूशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।